दोस्तों नमस्कार। आज ईद है। आप सभी को ईद की बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, बहुत मुबारक हो ईद। और अब बात उस सियासत की जिस सियासत को लेकर इस देश की एजेंसियां कुछ इस तरीके से जागृत होती है, लगता है जैसे कोई आंच सत्ता पर आनी नहीं चाहिए। सियासत का ऐसा चेहरा इससे पहले कभी नहीं था। और जब जब सियासत जागती है और देश की एजेंसियां सक्रिय होती है तो पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगता है वाकई सरकार कहीं खतरे में तो नहीं आ जाएगी। और ध्यान दीजिए, सरकार खतरे में ना आए इसके लिए समूचे मीडिया में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें एक खामोशी रेंगने लगती है। वह उस दिशा में देखता ही नहीं है, भूल जाता है कि कुछ हुआ भी है। और जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू के बाद जिस खामोशी को आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा और जिस तरीके की सक्रियता सीबीआई ने दिखाई, उसने कई सवालों को एक साथ जन्म दे दिया। क्या वाकई इस देश के भीतर में एक के बाद एक मुद्दे जो बीते 8-9 वर्षों से उठने चाहिए थे वो नहीं उठ पाए? और अगर वो उठ जाते तो क्या ये सरकार पहले दिन से ही संकट में चली गई होती, सरकार की कुर्सी डामाडोल होने लगती? तो क्या मुद्दों को दफन कर दिया जाए और एजेंसियों को सक्रिय कर दिया जाए और सियासत साधते हुए बताया जाए कि हम तमाम आरोपों से मुक्त हैं और हमें कोई छू नहीं सकता है? क्या ऐसी स्थिति है? हमें लगता है कि आज हर मामले की तह में जाने की जरूरत है। इसकी जरूरत इसलिए कहीं ज्यादा है क्योंकि सत्यपाल मलिक ने जिन बातों का जिक्र किया, सवाल सत्यपाल मलिक की अपनी क्रेडिबिलिटी का नहीं है, उनकी अपनी साख का नहीं है, उनके राजनीतिक कैरियर का नहीं है कि वह कब किस पॉलिटिकल पार्टी में थे। कभी लोकदल में थे, कभी जनता दल में थे, कभी वीपी सिंह के साथ थे, कभी चौधरी चरण सिंह के साथ थे, फिर बीजेपी के साथ आ गए। इन बातों का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। सवाल है कि इस देश के भीतर किसी राज्य का गवर्नर रहते हुए जिन बातों को देखता है, उन बातों को जब पद छोड़ने के बाद बताता है और उसके बाद इस देश की सरकार उन मुद्दों पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देती है, खामोशी ओढ़ लेती है और इस देश की जांच एजेंसी सक्रिय हो जाती है। तो सीबीआई सक्रिय हो गई। सीबीआई ने नोटिस थमाया कि जिस बात को लेकर आप करप्शन का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि उन मुद्दों में जो गवर्नर ने कहा था उसमें करप्शन भी था और शायद इस देश के जवानों के शहीद होने के पीछे सरकार की नकारात्मकता भी थी, यानी फेल सिस्टम भी था और किस तरीके से करप्शन सिस्टम का हिस्सा है यह भी था। सुप्रीम कोर्ट के भीतर यह मामला पता नहीं कब किस रूप में जाए, लेकिन इस दौर में अगर परिस्थितियों को परखना शुरू कीजिएगा तो आपके जहन में दर्जनों मुद्दे होंगे। लेकिन आज एक एक करके हर उस मुद्दे को परखने की कोशिश इसलिए कीजिए क्योंकि पूर्व आर्मी चीफ शंकर राय चौधरी ने जब यह कहा कि पाकिस्तानी सीमा के सबसे नजदीक का हाईवे सबसे खतरनाक है, 2500 लोगों के साथ 78 वाहनों में उस रास्ते से गुजरना नहीं चाहिए था, और इसी को दूसरे रूप में गवर्नर ने जब कहा कि उन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, नकार दिए गए, उसके बाद उन्होंने जिस करप्शन का जिक्र किया उस करप्शन के दायरे में वह पूरा सिस्टम है जो जम्मू कश्मीर को अत्याधुनिक बनाने पर तुला है। उसमें जानकारी आई कि किस रूप में वहां पर जो स्वास्थ्य सेवा के मद्देनजर इंश्योरेंस किया जा रहा था, यानी सरकारी कर्मचारी जो जम्मू कश्मीर के हैं उनके लिए समूह चिकित्सा बीमा योजना जो लाई गई, और जो वहां पर एक परियोजना लाई जा रही थी पावर सेक्टर को लेकर, उन दोनों के लेकर लगभग 300 करोड़ के घूस की पेशकश अगर की गई थी, और अगर उस घूस की पेशकश करने वाला शख्स आरएसएस से जुड़ा था, अगर घूस की पेशकश करने वाला शख्स 370 को लेकर उसी ने जम्मू कश्मीर के मद्देनजर ड्राफ्ट बनाया था,
तो ऐसे में किसी भी देश की कोई भी एजेंसी हो, वो तुरंत उस व्यक्ति को बुलाएगी और पूछेगी जो आरोप आप पर लग रहे हैं आपने क्या कहा, अगर गलत है तो आप अदालत क्यों नहीं गए, और सही है और अगर गवर्नर की तरफ से यह बात आ रही है तो अब आप उन बातों को सही रूप में सामने रखिए। लेकिन खेल उल्टा हो गया और पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के पास सीबीआई का नोटिस आ गया। उसमें कहा गया कि 31 अगस्त 2018 को जो आपकी बैठक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के साथ हुई थी और 1 अक्टूबर 2018 से जो लागू होना था, वहां पर सरकारी चिकित्सा बीमा योजना के मद्देनजर और जो किरू पन बिजली परियोजना थी उसके मद्देनजर हमें आपसे कुछ सफाई चाहिए। हम चाहते हैं उसके बारे में आप पुख्ता तौर पर जानकारी दें। लेकिन यह नोटिस उस शख्स को नहीं भेजा गया जो कटघरे में है। तो क्या इस देश के भीतर में सरकारी एजेंसियां सक्रिय राजनीतिक सत्ता को बचाने के लिए होती है? यह पहला सवाल। दूसरा सवाल, इस मुद्दे को भी इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं उठाया, और जिन्होंने मुद्दा जिस रूप में उठाया उनकी पहुंच उस अंदरूनी गांव स्तर के लोगों तक नहीं है जो इस देश का वोट बैंक है। ध्यान दीजिए तो प्रधानमंत्री अक्सर दीपावली के मौके पर सेना के बीच नजर आते हैं और आम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, खास को भी अच्छा लगता होगा कि सेना के साथ पहली बार कोई प्रधानमंत्री त्योहार के मौके पर रहता है। लेकिन वह सवाल तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए देश के कोने कोने नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि भारत के भीतर में सबसे सस्ता मीडिया टेलीविजन है। यानी न्यूज चैनल जो टेलीविजन के जरिए दिखाई देते हैं वह सबसे सस्ता माध्यम है पहुंचाने का, और यह अलग अलग माध्यमों से भी पहुंचाया जाता है। लेकिन जब सारे माध्यम अगर एक तरफा हो जाएं और बताने लगे कि जो सरकार के अनुकूल है वह बात तो पहुंचाएंगे, लेकिन बाकी बातों पर खामोशी बरत लेंगे जहां पर सरकार कटघरे में खड़ा होगी, तो इस देश के भीतर में सूचना और जानकारी भी पहुंच नहीं पाएगी। सूचना और जानकारी तथ्यों के साथ नहीं पहुंच पाएगी। सूचना और जानकारी जो फैक्ट्स हैं वह कहीं ना कहीं रेड कारपेट के तले दबते चले जाएंगे। और इसकी एक लंबी फहरिस्त हम बताएं उससे पहले सीबीआई ये जानना चाहती है अपने तौर पर, क्योंकि जो आरोप लगे हैं उसमें यह है कि नियम बदले गए थे। जो सरकारी कर्मचारियों के लिए समूह चिकित्सा बीमा योजना थी उसमें रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और ट्रिनिटी री इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड का योगदान था और उनके लिए नियम बदल दिए गए थे। नियम क्या बदले गए थे? 3 पॉइंट बदले गए थे। एक, ऑनलाइन चीजें अब नहीं हुई इस पूरी प्रक्रिया में जो ऑनलाइन होना चाहिए। दूसरा, राज्य के काम का अनुभव जरूरी है कि आपने जम्मू कश्मीर के भीतर कोई काम किया है या नहीं किया, यह नियम भी हटा दिया गया। और इसको कब से लागू किस रूप में करना है उसकी रवानगी में भी एक बदलाव लाया गया। तो क्या यह पूरा का पूरा मसला जिसको ठेका दिलाना था और जो दिलाने के लिए रजामंदी राज्यपाल को कर रहा था, और 150 करोड़ हर योजना के साथ जो पन बिजली योजना थी उसमें भी और जो समूह चिकित्सा बीमा योजना थी उसमें भी, कौन दे रहा था पैसा, कैसे देता पैसा, उसको किस रूप में दिया जाता, वो ब्लैक मनी था, वो मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा था, हवाला से आता, कहां से ये पैसा आता, इसमें तो ईडी को भी सक्रिय हो जाना चाहिए कि 300 करोड़ का मसला है। लेकिन सीबीआई ने नोटिस दिया उस शख्स को जो बताया है। अब यहां से सवाल आगे का, यह सवाल इस देश के भीतर में हर उस तमाम मुद्दे का जिस पे सरकार कुंडली मारकर बैठ जाती है, मीडिया खामोशी बरत लेता है और जनता तक वो मामला नहीं पहुंचता है। आपके जहन में तुरंत का मामला आएगा अडानी कांड। आप कहेंगे हां हां, अगर अडानी को लेकर उसने जो 20,000 करोड़ का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, या फिर हिडेनबर्ग रिपोर्ट ने जिन बातों का जिक्र किया, कैसे वैल्यूशन होता था, कैसे इस देश के जो बैंक्स थे वो कितना पैसा लगा रहे थे, किस तरीके से एलआईसी की भूमिका उसमें थी पैसा देने को लेकर, कौन इजाजत दे रहा था, सेबी ने इस दौर में क्या कहा, अगर ये बातें सिर्फ निकल कर आती, सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी बनाई है, ठीक है 2 महीने के भीतर रिपोर्ट देगी, 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अगर मीडिया इस बात को उठाता जैसे उसने बफोर्स को उठाया था, या जैसे उसने किसी भी प्रधानमंत्री के दौर में हुए किसी भी भ्रष्टाचार को उठाया था,
अगर उस तर्ज पे इस अडानी कांड को उठाया जाता तो यह निचले स्तर पर लोगों के भीतर यकीनी तौर पर सवाल होता कि मोदी सत्ता कितनी ईमानदार है, और ईमानदार है तो अब वो क्या करेगी। लोग जानते हैं जेपीसी, लोग जानते हैं पार्लियामेंट के भीतर का शोर, लोग जानते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। लोग यह नहीं जानते हैं कि दरअसल हिडेनबर्ग रिपोर्ट के भीतर का जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स इस देश के समूचे कॉरपोरेट को लेकर बनाई गई आर्थिक नीतियों से कैसे जुड़ा हुआ है, और इस देश के भीतर जो क्रोनी कैपिटलिज्म से आगे सिस्टम में तब्दील कॉरपोरेट को कैसे किया जा चुका है। और इसी कड़ी में निजीकरण है, मोनेटाइजेशन है, डिसइन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीजें निकल कर आती लेकिन नहीं आ पाई। हमें लगता है इस बात का जिक्र तो नोटबंदी से भी होना चाहिए। उस दौर में क्या कुछ हुआ, सरकार जो कह रही थी 50 दिन का वक्त मांगा था, और किस तरीके से इस देश का अनऑर्गेनाइज सेक्टर तबाह हो गया। ऑर्गेनाइज सेक्टर के भीतर भी लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। या फिर जीएसटी को लेकर जो सवाल उठने चाहिए वह क्यों नहीं उठ पाते हैं, मीडिया क्यों खामोशी बरतता है। और जो भी सवाल खड़ा होता है, मसलन डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने जब सवाल खड़े किए तो डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े लोगों पर सीबीआई और ईडी रेड होने लगी। सूरत तक के इलाके में जो गुजरात का हब है, वहां के व्यापारियों ने बताया किस तरीके से वह तकलीफ में आए और आज भी तकलीफ भोग रहे हैं। जो गुजरात से निकलकर मुंबई आ गए, बॉम्बे में कि मुंबई के भीतर भी उनके सामने संकट टला नहीं है। तो मुद्दे उभारे ही नहीं जाएंगे तो कैसे आएंगे। तो ऐसे में पुलवामा का जिक्र भी तो छुप ही गया एक लिहाज से। पुलवामा के दिन प्रधानमंत्री कॉर्बेट पार्क में थे, उस कॉर्बेट पार्क की रिपोर्ट को सबने देखा, लेकिन पुलवामा के भीतर मीडिया ने घुसकर कोई मशक्कत की या एक राज्यपाल ने कह दिया, एक इससे पहले के पूर्व आर्मी चीफ शंकर राय चौधरी ने कह दिया, कुछ जुबान निकल कर आ रही है, तो मीडिया की भूमिका एक झटके में सत्ता के अनुकूल हो गई और उसी प्रक्रिया के भीतर सारी चीजें होने लगी। हमें लगता है इस पूरी प्रक्रिया में राफेल को लेकर मीडिया ने कौन सी भूमिका अपनाई, और अगर मीडिया सूचना को नहीं दे पा रहा है, जांच नहीं कर पा रहा है, तो फिर जासूसी भी तो उसी दायरे में सिमट गई जो पेगासस का मुद्दा था। तो चाहे राफेल हो, चाहे पेगासस हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे अडानी कांड हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, और यहां तक कि चाहे एफसीआई गोडाउन के पैरेलल में बनते हुए अडानी के भंडारण ही क्यों ना हो, और एफसीआई से समझौता नहीं कर मध्य प्रदेश वो पहला राज्य बन गया जिसने अडानी के भंडारण रखने वाली जगहों को लेकर सालाना डील की और सालाना समझौता किया। यानी इस देश के अपने संस्थान ध्वस्त हो जाए और प्राइवेट सेक्टर कैसे उभर कर आए और एफसीआई कर्ज में डूबता चला जाए, और वो 4 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूबी हुई एफसीआई पता नहीं कब खत्म हो जाए। तो एक झटके में इस देश में प्राइवेट सेक्टर के लिए स्पेस बन जाएगा। कोई स्पेस किसी ने दिया नहीं दिया। इस दौर में सीएजी की नियुक्ति होती है, मीडिया कोई आवाज नहीं उठाता है, सरकार भी शांतिपूर्वक अपने व्यक्ति को बैठा देती है। जिनको सीएजी के तौर पर नियुक्त किया गया, उससे पहले चंद दिनों के लिए वह जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी नियुक्त हुए, उससे पहले वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे, उससे पहले वो गुजरात में थे फाइनेंस डिपार्टमेंट में। इन बातों का जिक्र कैसे होगा अगर मीडिया चीजों को दबा देगा, और अगर उभारना शुरू करेगा तो 2014 में पहले दिन से जब ब्लैक मनी को लेकर एसआईटी बनाई गई, जांच की प्रक्रिया तो तभी से शुरू हो जानी चाहिए। मीडिया अगर सही मायने में स्वतंत्र है, उच्छृंखल नहीं है, स्वतंत्र है। और इस प्रक्रिया में देखिए सीवीसी की नियुक्ति कैसे होती है, सीबीआई के मुख्यालय पर जो 12 बजे रात में, आधी रात में जो ऑपरेशन चला, उसको लेकर खंगालने की कोशिश क्यों नहीं हुई। उस दौर में सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा जो आरोप उन पर लगाए, और उन्होंने जो आरोप उस दौर के विशेष डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर अस्थाना पर लगाए, और अस्थाना उसके बाद से निकलकर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बन गए, वह भी रिटायरमेंट से 3 दिन पहले। मीडिया ने क्या इन चीजों को जांचा परखा? नहीं जांचा परखा। और अगर नहीं जांचा परखा तो इस परिस्थिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई एक झटके में राज्यसभा पहुंच जाते हैं, तो किसे फिक्र पड़ी है? कुछ भी नहीं परखा गया। 2022 में तो किसानों की आय दुगनी होनी थी, नहीं परखा गया। मीडिया ने खामोशी बरती। हर किसी को घर मिलना था, नहीं परखा गया। इंडिया को डिजिटल इंडिया में कन्वर्ट हो जाना था पूरे तरीके से, नहीं परखा गया। 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी या नहीं होगी, और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, वो कौन सी स्थिति है, इसको परखने की स्थिति में मीडिया नहीं है।
यानी इस देश के भीतर में जो चेक एंड बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा था, अगर उसी का अपने अनुकूल बनाने की परिस्थिति में सत्ता ने खुद को लाकर खड़ा कर दिया, तो फिर चीजें बचेंगी कैसे। और अब तो और साफ हो गया, जैसे ही कहा गया वैसे ही सीबीआई ने उस दरवाजे पर जाकर दस्तक दे दी, हम आपको बुला रहे हैं पूछताछ के लिए। हमें लगता है मसला सिर्फ एक पूर्व गवर्नर भर का नहीं है। हमारी टीम ने एक पूरी फहरिस्त निकाली कि दरअसल इस देश के भीतर में तमाम राज्यों में अगर राजनीतिक गहमा गहमी बढ़ती है और सत्ता को चेताने की परिस्थितियां पैदा होती है, या फिर उस राज्य में चुनाव हो रहे हो, उस दौर को अगर आप देखेंगे तो जिन जिन राज्यों का अब हम जिक्र करने जा रहे हैं, जो हमारी पूरी टीम ने निकाला है, वहां पर सिर्फ राजनीतिक घटनाक्रम के तहत, जिसके दायरे में पॉलिटिशियन होगा विपक्ष का, जिसके दायरे में विपक्ष की राजनीतिक सत्ता होगी, उस राजनीतिक सत्ता से जुड़े हुए बिजनेसमैन होंगे, उन बिजनेसमैनों की तादाद में कई होटेलियर्स होंगे, कई बिल्डर्स होंगे, उसके ऊपर कितने छापे या कितनी दस्तक ईडी और सीबीआई ऐसे मौके पर देती है जब राजनीतिक तौर पर वह मौजूदा केंद्र की सत्ता के खिलाफ कुछ कह रहा हो या राजनीतिक तौर पर उसकी ताकत बढ़ रही हो। इस फहरिस्त को देखिए तो राजस्थान में सबसे कम बार हालांकि गए हैं, दूसरे नंबर पर सबसे कम बार गए हैं उड़ीसा में। 9 बार पहुंची सीबीआई और ईडी, जो राजनीतिक घटनाक्रम के तहत वहां पर उसने छापे मारे या पूछताछ शुरू की। राजस्थान में 17 बार, छत्तीसगढ़ में 52 बार, 52 टाइम्स। जो भूपेश बघेल की सरकार है और जब जब केंद्र को लगता है अब इसको नकेल कसनी है, उस दौर में जो कार्रवाई होती है नेता दायरे में, नेता के करीबी का ब्यूरोक्रेसी दायरे में जो सत्ता के करीबी का होगा, बिल्डर्स दायरे में, होटेलियर्स दायरे में, बिजनेस पर्सन दायरे में, सभी आ जाते हैं कि इनकी पाइपलाइन को कट करना है, पैसे की आवाजाही नहीं होनी चाहिए, यह कहा जाता है। लेकिन सीबीआई और ईडी इसी रूप में सक्रिय होती है। वेस्ट बंगाल में 89 बार, 89 बार इनकी दस्तक हो चली है। महाराष्ट्र में 34 बार, जिसके दायरे में शिवसेना भी है, जिसके दायरे में कांग्रेस भी है, जिसके दायरे में एनसीपी भी आती है। वेस्ट बंगाल में तो पूरी एक लंबी फहरिस्त है जो 89 बार दस्तक दी गई। ममता बनर्जी के काल में पूरी सरकार ही उनकी जद में आ गई जो सीबीआई और ईडी के दायरे में थे। उड़ीसा के भीतर 9 बार, जो जानकारी पहले दी। तेलंगाना में सबसे ज्यादा 92 टाइम्स सीबीआई और ईडी का पहुंचना। चंद्रशेखर राव, उनके भीतर का गुस्सा यूं ही कुलांचे नहीं मार रहा है, वो टीआरएस से बीआरएस यूं ही नहीं हो गए, उन्होंने यूं ही विपक्षी एकता को लेकर रैली नहीं बनाई। उसके पीछे ये सीबीआई और ईडी का 92 टाइम्स पहुंचना और उनकी खुद की बेटी जो दिल्ली की जो आबकारी नीति है उसके दायरे में आकर ईडी उनसे बुलाकर लगातार पूछताछ कर रही है। आंध्र प्रदेश में 19 बार सीबीआई और ईडी वहां पर दस्तक देती है। कर्नाटक में 18 बार, केरल में 11 बार देती है, पंजाब में 9 बार। इस दौर में जब सरकार बदली है, अगर आपको कैप्टन की सत्ता याद है तो उस दौर में 29 बार, 29 टाइम्स। झारखंड में 54 बार, वहां के मुख्यमंत्री खनन घोटाले में फंसे हुए हैं। इस दौर में जो हमने इतने बार इतने राज्यों का नाम लिया, महत्वपूर्ण यह है कि कोई पॉलिटिशियन जेल की शिक्षों के पीछे नहीं पहुंचा जिस दायरे में इन्होंने पूछताछ की। पश्चिम बंगाल में 2 नेता पहुंचे जरूर, लेकिन वहां पर तो कैश का अंबार था, पकड़ना ही था, जेल में डालना ही था। वो तो स्टेट पुलिस को वो काम कर लेना चाहिए था, जितनी बड़ी तादाद में वहां पर कैश मिला। लेकिन जो पॉलिटिशियन, व्यापारी, ब्यूरोक्रेट्स, होटेलियर्स, बिल्डर्स, तमाम लोग जो हैं, जो सत्ता के अनुकूल या सत्ता के साथ खड़े रहते हैं, उस फहरिस्त को अगर पकड़ना शुरू कीजिएगा तो आपके भीतर एक सवाल आएगा, अच्छा पूर्व गवर्नर ने देश के प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया, देश के होम मिनिस्टर को कटघरे में खड़ा किया, देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को कटघरे में खड़ा किया। कार्रवाई तो इनके खिलाफ होनी चाहिए। और कार्रवाई देखिए, आंख मिचकी नहीं कि कार्रवाई हो गई और सीबीआई ने कहा आप आ जाइए। तो क्या इस देश के भीतर की तमाम एजेंसियां किसी पुलिस के तौर पर सत्ता की रक्षा करने के लिए मौजूद है या उनका राजनीतिक हित साधने के लिए मौजूद है? ये बातें जब सामने उभर कर आती हैं तो इसमें कुछ चीजों को और जरा समझ लीजिए, क्योंकि अपने तौर पर गवर्नर के रूप में सत्यपाल मलिक जो है सिर्फ जम्मू कश्मीर के गवर्नर नहीं रहे। यह भी स्थिति उनके साथ शानदार है कि 2017 में बिहार के गवर्नर होते हैं,
2018 में जम्मू कश्मीर के गवर्नर होते हैं, 2019 में गोवा के गवर्नर होते हैं, 2020 में मेघालय के गवर्नर होते हैं और फिलहाल दिल्ली में एक किराए के मकान में रहते हैं और उसी किराए के मकान से इन्हें पूछताछ देने के लिए जाने जाना है। तो क्या डर यह भी है कि गोवा का भी कुछ हिस्सा करप्शन का खुल गया, जिसमें कहा गया कि हमको पीएमओ से फोन आता था और उन्होंने बताया, पीएमओ के मंत्री जितेंद्र सिंह का नाम ले लिया। क्या अब आने वाले वक्त में वो बिहार में क्या करप्शन हो रहा था, राजभवन में क्या होता था, वह भी बोलते, नॉर्थ ईस्ट मेघालय में क्या हो रहा था यह भी बोलते। यह एक लंबी कड़ी है इस देश के भीतर की। लेकिन इन तमाम मुद्दों का जो हमने जिक्र किया एक लाइन से, अडानी कांड, जीएसटी, नोटबंदी, पुलवामा, राफेल, पेगासस, इलेक्शन कमीशन के भीतर तक की नियुक्ति को लेकर मीडिया ने कोई सवाल नहीं खड़े किए कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कैसे हो रही है। आवाज उठी सुप्रीम कोर्ट में जाकर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार से, अगर आप ही नियुक्त करेंगे तो आपसे वो कमिश्नर कोई सवाल कैसे कर पाएगा इलेक्शन के समय। इसीलिए उन्होंने पैनल बना दिया। लेकिन सरकार पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, इस फहरिस्त में हर मुद्दे को लेकर खामोशी बरती गई। और इस खामोशी का मतलब यह है कि इस देश के भीतर में जो संवैधानिक परिस्थितियों में लोकतंत्र को जीना है और मीडिया की जो भूमिका है, अगर वह भी खत्म हो चली और सरकार खुले तौर से अब हिचकती नहीं है बताने में, अच्छा आपने हमारा नाम लिया और पद पर रहते हुए आपने कुछ नहीं कहा, अब कह रहे हैं, तो फिर आप समझ जाइए, अब आप संभल जाइए और आ जाइए हमारे दरवाजे पर, हम खुद लेकर आएंगे आपको अपने दरवाजे पर। यह स्थिति भारत की राजनीतिक सत्ता की इससे पहले कब थी, यह खुद आप सोचिए। लेकिन एक बार फिर ईद का दिन है, बहुत मुबारक आप सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।